नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा लेसन है भारत में खाद्य सुरक्षा। ये इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर है हमारा। तो साथियों, हमने पहले निर्धनता के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत में जो खाद्य सुरक्षा संबंधित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये खाद्य सुरक्षा होती क्या है, किसे कहते हैं खाद्य सुरक्षा, इसका दायरा क्या है और किस प्रकार से प्रशासन है उसके प्रति सचेत है। हम ये सोच रहे होंगे कि खाद्य सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम भोजन से संबंधित ले लेते हैं, यानी भोजन जहाँ तक हमें 2 जून की रोटी मिले वो खाद्य सुरक्षा है। लेकिन ये नहीं है। खाद्य सुरक्षा का जो दायरा है बहुत विस्तृत होता है। यहाँ तक उसके पोषण से संबंधित, उसके मानसिक संतुलन से संबंधित और यहाँ तक उसके परिवार से संबंधित पूरे क्षेत्र को वो अपने अंदर समाहित रखता है। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। देखिए, खाद्य सुरक्षा अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यानी भोजन मिलना चाहिए, पहुंच उससे प्राप्त करने का सामर्थ्य। सब लोग अपने भोजन की तलाश में इधर उधर रहते हैं और वो समर्थ भी ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार उसके अधिक प्रभावित होता है। अब देखिए, अनाज कितना है, उन्हें कितना प्राप्त हुआ है, उस संबंधित जब भी कोई बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एक वर्ग होता है वो निर्धन परिवार होता है। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। अब देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब कि लोगों को कितना क्या मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता यानी प्रशासन कितना सतर्क है, और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति, कितना भंडारण है, कितना वितरण कर दिया और कितने समय तक ये इन लोगों के लिए सुरक्षित पड़ा है। इस संबंधित सारी वो कार्रवाई है वो सरकार पर निर्भर करती है, चाहे सेंटर सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अब हम चर्चा करते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए वायु। यदि आपको 5 मिनट सांस लेने के लिए मनाही कर दे, यानी उससे आपका श्वसन क्रिया बंद कर दे, तो आपका जीवन कितना दुस्तर हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में 2 जून की रोटी को हम नहीं कह सकते खाद्य सुरक्षा, बल्कि इससे अधिक कहीं है। ये 2 जून की रोटियां सुबह शाम की रोटी मिल जाए, ये क्या है? हमारी खाद्य सुरक्षा। इसका मतलब भी ये नहीं है। इसका मतलब खाद्य सुरक्षा हर प्रकार का पौष्टिक भोजन, और या कह सकते हैं उसके पालन पोषण से संबंधित पोषाहार, यानी अपने ये कह सकते हैं ना कि एक शरीर के लिए जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्णता, यानी उसे पूर्ण प्राप्त करना, शरीर को देना। खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित आयाम हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, खाद्य उपलब्ध का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात, सरकारी अनाज भंडारण संचित पिछले वर्षों में स्टॉक से है। कहने का मतलब सरकार के पास कितना भंडारण है, कितना इस साल उत्पादन हुआ है, कितना हमने आयात किया है, कितना उत्पादन हुआ है, कितना भंडारण है। ये 3 पॉइंट मुख्य रहते हैं। पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। पहुंच का मतलब क्या होता है कि जितनी खाद्य सामग्री है वो हर एक व्यक्ति को मिलती रहे।
हर व्यक्ति में प्रत्येक भारत का नागरिक सबको प्राप्त हो, कोई वंचित न रह जाए। जिसको आवश्यकता है, जो लोग गरीब परिवार है, वंचित वर्ग है, उनको सबको खाद्य सामग्रियाँ पहुँचाओ। सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपने भोजन आवश्यकताओं पूर्ण करने के लिए प्राप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। सामर्थ्य क्या होता है? जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष है, वो भोजन खरीद सकता है। कौन सा भोजन? पौष्टिक भोजन खरीद सकता है। उसके प्राप्त पास में इतना धन है कि वो अपने परिवार के लिए भोजन की जो उपलब्धता है वो कर सकता है। उसे हम सामर्थ्य कहते हैं। देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए प्राप्त खाद्य उपलब्धता हो। प्राप्त खाद्य उपलब्धता हो सुनिश्चित, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। देखो, बहुत अच्छी बात है कि सभी लोगों के लिए प्राप्त खाद्य उपलब्ध हो, यानी भोजन, यानी पौष्टिक भोजन है उसकी उपलब्धता हो। और साथ में क्या हो, लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के साथ खाद्य खरीदने की क्षमता भी हो, यानी गुणवत्ता से संबंधित पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो, न किसी प्रकार की उसमें व्यवधान न आता हो। वो सारा का सारा वो ही सुनिश्चित करता है। अब खाद्य सुरक्षा ही क्यों? सामग्री तो और भी चाहिए, खाद्य सुरक्षा ही क्यों? कई बार क्या आता है कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है। कैसी आ जाती है? बाढ़ है, भूकंप है, ठीक है, सुनामी लहरें आ जाती है, या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाती है। अभी हमारे कोविड-19 चल रहा है, जिसके कारण से बहुत से लोग बेघर हो गए थे, यानी जो अपने ये कह सकते हैं कि जो अन्य क्षेत्र में काम करने गए थे वो रास्ते में भटक गए थे। कुछ लोग बेचारे पैदल चल रहे थे। बहुत से लोगों का रोज़गार छीन गया था, ठीक है, तो बेरोज़गार हो गए थे। ये सारी चीज़ें हैं ना हमारे सामने आ जाती है। और उस दौरान हम क्या करते हैं कि निर्भर किस पर होते हैं? सरकार पर निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कोविड चला था, यानी कोरोना ये चला, तो इस कारण से क्या है कि हर एक लोग है ना घर में बंद हो गया, कैद हो गया था, पिंजरे में कैद हो गया था। और लोग बाहर जाने के लिए हालांकि उत्सुक तो थे, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए वो घर पर सुरक्षित रहना ही पसंद करते थे। कि बाहर निकलेंगे तो इस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो ग्रसित होते ही क्या हुआ कि एक तो खुद एक अपने परिवार को और एक देश को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए घर पर कैद थे। अब बाहर नहीं जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो हमें आवश्यक सामग्रियाँ वो कैसे प्राप्त होगी? तो वो सारी सामग्री कैसे, वो सारी की सारी किससे? हमारी सरकार पर निर्भर थी। और सरकार हर प्रकार से सहायता प्रदान कर रही थी, चाहे वंचित वर्ग है, चाहे कोई भी हो, सबको कह रहे कि भोजन जिसको प्राप्त नहीं है, या जिसको ऐसा लोग हैं या जो कामगार लोग हैं, उनको हर एक घर क्या भोजन पहुंचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति विशेष न हो जो भूखा सोए। तो खाद्य सुरक्षा ही क्यों? तो खाद्य सुरक्षा पहली वरीयता दी गई है कि समाज का अधिक वर्ग क्या है? वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों खराब होने से, पैदा से, अकाल आदि राष्ट्रीय आपदा से गुजरा तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो जाते हैं। 2000 के अंदर, 2001-2000 के अंदर लगभग यहाँ गुजरात के अंदर भूकंप आया तो तहस नहस हो गया था गुजरात। हाल ही में बिहार के अंदर बाढ़ आई है, उस बाढ़ के कारण से वहाँ के लोग बेघर हो गए। हालांकि वो गरीबी रेखा से ऊपर, लेकिन फिर भी क्या, उनकी फसलें नष्ट हो गई, घर नष्ट हो गया। उसके अलावा भी बहुत से हैं। तो जितने भी अपने लोग थे वो सारे के सारे क्या है उस चीज़ से, उससे पहले भी जो पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में वो तूफान आया जिसके कारण से बहुत से लोग बेघर हो गए थे। ये सारे के सारे निर्धन रेखा से ऊपर के लोग भी असुरक्षा महसूस करने लग जाते खास हिसाब से। इस कारण से हम कह सकते हैं
जो प्राकृतिक आपदा है उसके सामने सबको झुकना पड़ता है, सबको झुकना पड़ता है। अब इस 1970 के दशक की बात बताई जा रही है कि खाद्य असुरक्षा अर्थ क्या था। आधारित खाद्य सुरक्षा पदार्थों की सदैव प्राप्त उपलब्धता, सदैव क्या प्राप्त उपलब्धता, अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा के एक नया आयाम जोड़ा और उसमें हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। यानी जिन लोगों को आवश्यकता है वहां तक खाद्य सुरक्षा है, यानी खाद्य पदार्थ है, वो पहुंचना बहुत ही जरूरी था। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य आपूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, यानी आवश्यक सामग्री उस तक पहुंचना। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। विश्व जो खाद्य शिखर सम्मेलन हुआ था 1995 में, यह घोषणा की गई व्यक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए प्राप्त सुरक्षित पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों को भौतिक व आर्थिक से पहुंच सदैव हो। कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पर, यानी विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर सभी को क्या है, आवश्यक सामग्री है जो जीवन जीने के लिए, स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए, सक्रिय होने के लिए जो पदार्थों की आवश्यकता है वो पदार्थ हर एक व्यक्ति पर, हर व्यक्ति विशेष है उस तक पहुँचे। सुरक्षित पौष्टिक खाद्य सभी लोगों की भौतिक व आर्थिक पहुँच सदैव हो। कैसे? सुरक्षित व पौष्टिक खाद्य सभी भौतिक व आर्थिक, वो सब उस लोगों तक पहुँच होनी चाहिए। खाद्य व कृषि संगठन 1996 की पृष्ठ संख्या 3 पर लिखा हुआ ऐसा। इसकी अतिरिक्त घोषणा यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। यानी किस पर? खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन, यानी निर्धन यानी गरीबी को हटाना सबसे बड़ा पॉइंट माना गया था। खाद्य तक पहुंचाने में निर्धनता का उन्मूलन, जब निर्धनता को दूर नहीं करेंगे तब तक क्या है, ये खाद्य सुरक्षा विशेष है, उसका महत्व हमेशा बढ़ता जाएगा। इसलिए निर्धनता को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। निर्धनता दूर हो जाएगी तो निर्धनता से संबंधित जो प्राकृतिक आपदा आ जाए उस समय क्या है भी उन चीज़ को आवश्यकता हो तो कम से कम जो अमीर लोग हैं वहाँ तक है अपनी सहायता पहुँचा सके। अब क्या किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, उस समय जो खाद्य सुरक्षा है वो किस प्रकार से हमारे लिए प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा है, ठीक है, के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। क्या होता है? सूखा। सूखा का मतलब समझे, जहाँ अकाल पड़ जाता है, बरसात न होना, ठीक है, पानी की उपलब्धता न होना, ठीक है, गर्मी या किसी प्रकार जो मौसम फसल के अनुकूल न होने से वो क्या होता है कि फसल की जो उपज है उसमें गिरावट आ जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में क्या खाद्य की कमी हो जाती है, खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्यान्न जो है ना, अनाज है, अन्य जो तिलहन है, किसी उसकी कमी आ जाती है। खाद्य की कमी के कारण से कीमतें बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ेगी। जैसे जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होगी और वह वस्तु विशेष कम होती है तो उसकी हमेशा कीमत बढ़ती है, हमेशा कीमत बढ़ती है। याद होगा आपको कभी प्याज की कीमत बढ़ी थी 80 रुपये, 85 रुपये, 100 रुपये तक किलो। टमाटर की कीमत बढ़ी थी, 100 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। इसका मतलब क्या था कि वहाँ उपज कम, मांग ज़्यादा, उपज कम, मांग ज़्यादा, जिसके कारण से हाँ कुछ जगह क्या होता है कि भंडारण कर लिया, स्टॉक भी काला बाजारी की जाती है, तो वहाँ क्या है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अब गरीब का जो भोजन होता है, उसकी सब्जी जिसको बोलते हैं, वो प्याज उसका एक कीमती आहार होता है, यानी भोजन होता है, भोजन के साथ खाने के लिए। लेकिन जब उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई तो व्यक्ति विशेषण व्यक्ति वो कैसे खरीदेगा, वो कैसे खरीदेगा? कुछ लोग ऊंची कीमतों खरीद नहीं सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। ये लंबे समय तक बनेगी तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है। अकाल मतलब जो जिसे हम काल बोलते हैं, अकाल स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वही क्या है हमारे लिए मुसीबत बनकर आ जाती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या मौत होती है? बड़े पैमाने पर मौत होती है भोजन नहीं मिलने के कारण से, भूखमरी के कारण से। विवश होकर दूषित जल पीना पड़ता है, सड़ा भोजन खाना। कई बार आपने देखा फुटपाथ पर लोग बेचारे
जो सड़ा गला भोजन होता है उसको भी खा लेते हैं। पानी होता है वो जहाँ गंदा पानी कैसे दूषित है उसको पी लेते हैं। कारण क्या होता है, उनसे क्या है कि पूर्ण रूप से भोजन पानी इसकी उपलब्धता नहीं होती, गरीब होते हैं, असहाय लोग होते हैं, जिसके कारण से वो उसे पी कर के अपना जीवन गुजारा करना चाहते हैं। लेकिन वो होता क्या है, वो इस बीमारी को इंजाम देता है, बीमारी को बुलाता है, और वो महामारी भुखमरी ये सारी की सारी क्या रोग ग्रसित शरीर क्या वो बीमारी फैलाता है। तो क्या है, प्रयोग करने से क्या होता है, फैलने वाली महामारी और भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वो गिरावट के कारण बन जाती है, प्रतिरोधक क्षमता वो गिर जाती है। भारत में जो बाहर सबसे भयानक अकाल पड़ा था 1943 के अंदर, बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत में बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? 30 लाख लोग मरे थे बंगाल के अंदर से, और 1943 में इसका अकाल पड़ा था। और ये अकाल सबसे भयानक अकाल के रूप में माना जाता है। अब देखिए, जो एक छोटा सा एक डायग्राम दे रखा है बंगाल प्रांत का। यहाँ बंगाल प्रांत में चावल की उपज है उससे संबंधित डायग्राम है। 1938 में 85 लाख टन है उत्पन्न हुआ था, 39 में 79 हुआ था, 40 में 82 हुआ था, 41 में 68 हुआ था, और 42 में 93 हुआ था, और 43 में 76 हुआ था। तो ये क्या है, उपलब्ध विशिष्ट जो टन है वो है। और यहाँ क्या है कि महामारी का यानी एक कह सकते हैं कि वो अकाल था, वो सबसे बड़ा अकाल माना जाता है इस बंगाल के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि यहाँ जो लोगों की मौत है वो 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो ये अकाल ग्रसित हो गए थे। क्या आपको मालूम है बंगाल में अकाल सबसे अधिक कौन प्रभावित हुई? सबसे ज़्यादा मजदूर, मछुआरे, ये लोग हैं ना, खेतिहर। तो सबसे ज़्यादा कौन लोग प्रभावित है? चावल की कीमतों से भारी वृद्धि से खेतिहर, मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी, अन्य अनियमित श्रमिक। अनियमित मतलब जो नियमित लगातार जो श्रमिक नहीं चल रहे हैं, बल्कि कभी उनको काम मिल गया तो चले गए, नहीं मिला तो वो घर पे रहना पड़ता है, सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित है। इस कारण से सबसे अधिक लोग वही मरे थे। अभी भी कोरोना के अंदर भी वही लोग मरे थे जो असहाय, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, अनियमित श्रमिक थे, और बहुत ही नीचे की गरीबी रेखा से गुजर रहे थे। वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और उनकी ज़्यादा अधिक मौत हुई थी। अब कुछ लोगों का कहना है बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था, ठीक है, और जिसके कारण से लोग मारे गए थे। अब ये देखिए हालात उस समय के, बंगाल के भुखमरी से पीड़ित थे। राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग 1945 की तस्वीर दे रखी है, 1945 की। और 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार था। गांव छोड़ता हुआ एक परिवार जा रहा है। तो ये क्या है कि भुखमरी का कारण कह सकते हैं, या आपने कह सकते हैं कि भारत के लिए एक कलंक था उनका, भारत के लिए क्या बहुत बड़ा कलंक था। तो साथियों, आज के लिए इतना। कल हम इसके आगे नेक्स्ट बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित जो परियोजना है या कोई अन्य है उससे संबंधित आपसे परिचय करवाएंगे। धन्यवाद।